आपको तब कैसा लगता है जब बीजेपी में लोग कहते हैं कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में बीजेपी का प्लान बी है? प्लान ए शिवसेना है, प्लान बी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। पहली बात तो ये, वो तय करने वाले होते कौन है? ये प्लान ए है या प्लान बी है, ये वो ऐसे थोड़ी तय कोई कर सकता है कि नरेंद्र मोदी तो उन्हीं के पास है। नहीं, उनको क्या लगता है? देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को आप अलग रखिए, ये बाकी इनके जो लीडर्स हैं इनको आप अलग रखिए। उनसे आपकी मुलाकात तो हुई थी? नहीं, मुलाकात की बात अलग होती है। मुलाकात तो मैं किसी के भी साथ कर सकता हूं। उसमें मेरी जो सबसे ज्यादा अगर कोई किसी के साथ यानी अच्छी दोस्ती है या कुछ भी है, वो नितिन गडकरी है। और इसका कारण भी पॉलिटिकल नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे शिवाजी पार्क मैदान में बहुत बार रात को वो कुछ आइसक्रीम खाने आते हैं। अच्छा। फिर वहां से फोन करेंगे, क्या कर रहे हो? फिर वो घर पे आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं रात तक। मेरी और नितिन गडकरी जी के हम लोग नेचुरल फ्रेंड हैं, नेचुरल अलाइज है। नेचुरल अलाइज है कि ऐसे कोई पकड़ के आज से आप मेरे दोस्त, ऐसे नहीं है वो। पर मुंडे और गडकरी दोनों ने आपसे मुलाकात की, दोनों ने कहा पूछ के बताते हैं, और फिर दोबारा आपको पूछ के बताया नहीं। जी, लेकिन कैसे है, नितिन जी मेरे पास 7-8 महीने पहले आए थे, नितिन गडकरी। उसके बाद मुझे नासिक में मिले, उसके बाद वापस मुझे मुंबई में मिले। सो देखा जाए तो वो हम लोगों ने 3-4 बार बात की। मुंडे, उन्होंने मेरे साथ एक ही बार बात की, जो 4-5 जगह से फोन कर रहे थे मुझे कि मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। बोला चलो मिल लेते। तो मिलने के बाद जब बात हुई, बात करने के बाद जो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था, नितिन गडकरी को पूछा था, वही मैंने मुंडे को पूछा। उन्होंने कहा कि हमको साथ में आना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं बोला कि ठीक है, कैसे? अभी कैसे का उनके पास उत्तर था, मैं पूछ के बताता हूं। तो मैं क्या वापस उनको फोन करूं? क्या हुआ भाई? और आप वाकई बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? क्या वाकई आप एनडीए में जाना चाहते हैं? मुझे मालूम। क्या आपको लगता है कि आपका, वो कितना भी सोचे तो ये सारी चीजें हो नहीं सकती। मैंने अगर हाँ भी कर दिया तो हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकता? उनके अलायंस में ही नहीं हो सकता। शिवसेना और बीजेपी के अलायंस में ये सारी चीजें नहीं हो सकती। अभी जो उनके पास जो लोग, बाकी जो लोग गए हैं ना, वो एक आदमी है। यहां पे पूरी महाराष्ट्र में फैली हुई मेरी पार्टी है। ये सारा गठबंधन कैसे होगा, बताइए मुझे। आपकी शर्त ये रहेगी कि शिवसेना पहले बाहर जाए, नहीं, फिर मैं आऊं? नहीं, मैं किसी का डिवोर्स नहीं चाहता। मैं अपने बलबूते के ऊपर इलेक्शन लड़ूंगा। पर आपने झगड़ा तो करा ही दिया था दोनों का। मैंने नहीं करवाया। आप मोदी जी को सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी को नहीं। मान लीजिए यही चीज अगर कभी कोई आपके साथ करे, आपने कहा कि महाराष्ट्र में अगर हम आए तो मेरा मुख्यमंत्री ये होगा, और कोई बाहर का आदमी बोले कि मैं राज ठाकरे को सपोर्ट नहीं करता लेकिन ये आदमी को मैं सपोर्ट करता हूं, विल यू एक्सेप्ट इट? सेम लॉजिक। देखिए बात, आज अगर जो भी उनको वोट्स मिल रहे हैं बीजेपी को, उसका कारण है नरेंद्र मोदी। ये आप ना नहीं बोल सकते इसको। और कल अगर मैं मुख्यमंत्री पद के लिए अगर खड़ा हूं और लोग, मैं राज ठाकरे वोट करूंगा, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच है। एक नई चीज मैं आपके अंदर देख रहा हूं कि अब आप लेटली कहने लगे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहले आप ये बात बोलते नहीं थे। नहीं, कैसी बात है? देखिए कि अगर कुछ आपको करके दिखाना है तो आप बैकसीट पे बैठ के बात तो नहीं कर सकते। पीछे की सीट पे बैठ के अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई मुख्यमंत्री की पोस्ट में या उसकी सीट के, मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे कि मैं कब मुख्यमंत्री बनूंगा। जो लोगों के सपने होते कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे लगता है कि जो वो पावर है, उस पावर से अगर राज्य में मैं कुछ कर सकूं तो मैं करना चाहता हूं। अदरवाइज मुझे उस पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी आप ओपन हैं। जो अभी तक कल्चर चल रही थी शिवसेना में, जैसे बाला साहब करते थे, वो रिमोट कंट्रोल से पीछे से चलाते थे, जी, आप खुद करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो? बिल्कुल। लेकिन जो लोग आपसे डरते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अगर राज ठाकरे कभी मुख्यमंत्री बना तो
फिल्म वालों को अपनी स्क्रिप्ट पहले लेके आनी पड़ेगी, वहां से अप्रूव करानी पड़ेगी, ये ऐसी कौन सी हर चीज उनके घर से जाके अप्रूव होने लगेगी, सारी स्क्रिप्ट हर चीज। अब अभी तो ये कौन सी स्क्रिप्ट? देखिए, आपके बारे में लोग कहते हैं होर्डिंग पे क्या छपेगा, आप बताएंगे। करण जौहर अपनी पिक्चर में मुंबई बोलेंगे कि बंबई बोलेंगे, आप बताएंगे। अगर कायदे की बात करूं तो गलत है। महाराष्ट्र का जो कायदा है उसमें हर एक बोर्ड के ऊपर मराठी में आपको लिखना है, ये कायदा है। अगर मैं कायदा आपके सामने करूं तो आपको बुरा लगता है? बात करण जौहर के स्क्रिप्ट की, मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं देखी थी, मुझे जब पता चला उनकी पूरी फिल्म में, जैसे देखा जाए अगर यहां पे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई वगैरह वगैरह जो फिल्में आई, बराबर, जो पीरियड फिल्म थी जिसमें सब लोगों ने बंबई बॉम्बे ये कहा है ना, जो पीरियड फिल्म है, बराबर है, जहां पे आप उस वक्त का समय आप दिखा रहे हो, मैंने कहां आपत्ति ली? मुझे कहां आपत्ति हुई? मैंने कोई आक्षेप लिया? पूछ लो उनको। जब इस शहर का नाम अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर मुंबई हुआ है, आप बोलते समय आप चेन्नई बोलेंगे, यहां बोलते समय आप बॉम्बे बोलेंगे। मैं आपको दिल्ली का एक उदाहरण देता हूं, मैं तो दिल्ली से आया हूं, इसलिए आपको दिल्ली के बारे में बताता हूं कि बाकी देश में क्या हो रहा है। दिल्ली में एक जगह है कनॉट प्लेस, आपने सुना होगा, उसका नाम रखा गया है राजीव गांधी चौक, लेकिन दिल्ली में उसको कोई राजीव गांधी चौक नहीं कहता। अभी भी लोग ये बोलते हैं मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूं, और उस पर आज तक कभी किसी नेता ने कोई दंगा नहीं किया। जिन जिन लोगों ने बदल लिया नाम, यानी त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम हो गया, बड़ौदा का वडोदरा हो गया, तो सारी चीजों में अगर आप बोलते हो तो उनका नाम लेते हो। आप जब बोलते हो तो कहां जा रहे हो? भाई मैं चेन्नई जा रहा हूं, और यहां आते वक्त बोलते हैं मैं बॉम्बे जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्थान का अगर आप स्थान की अगर इज्जत नहीं करेंगे, उसको मान नहीं देंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि भाई कैनॉट प्लेस को राजीव गांधी का नाम दिया तो राजीव गांधी कौन बोलता है, बहुत अलग चीज है वो। एक तो कैनॉट प्लेस को राजीव गांधी का नाम क्यों दिया? कोई जरूरत नहीं थी ऐसी चीजों की। कई बार जब मैं आपसे बात करता हूं या जब मैं आपके इंटरव्यू पढ़ता हूं और मैं दिल्ली में बैठ के पढ़ता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अलग देश के एक अलग नेता के बारे में पढ़ रहा हूं। ऐसी फीलिंग क्यों आती है? मालूम नहीं आप क्या पढ़ते हैं। नहीं, जो ये सब आप बातें बताते हैं, एक राष्ट्रीय सोच नहीं दिखती। यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया, देखिए भारत देश यानी बड़ा, तो महाराष्ट्र के भी बाहर। देखिए, मुझे महाराष्ट्र देखना है, मैंने मेरी बाउंड्रीज देख ली है, और हर एक आदमी, हर एक स्टेट का नेता अगर अपना अपना राज्य बड़ा करे, खड़ा करे, मुझे लगता है देश ही बड़ा हो जाएगा। इस बार आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर है, जैसा आप बता रहे हैं, रीजनल पार्टीज की जो अहमियत है इस बार कम होने वाली? नहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी एलाइज हैं देश में जिनके जो एनडीए में आज नहीं है, लेकिन वो उनके साथ आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो तो क्या रीजनल पार्टीज ही हैं। बट इससे पहले क्या होता था कि एक एमपी वाली पार्टी भी अपने टर्म्स कंडीशंस डिक्टेट करती थी, बोलती थी कि मैं ऐसा बोलूंगा, पहले ये हवाई अड्डे का नाम ये रखो, ये शहर का नाम ये रखो, तब मैं सपोर्ट करूंगा। सब ब्लैकमेलर्स नहीं होंगे। अभी ये टाइम पे मान लीजिए आपके कुछ लोग आ भी गए संसद में, तो वो से आपका नहीं रहने वाला है क्या कि आप अपनी कोई बात मनवा लें सरकार से? नहीं, मुझे मनवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो आदमी वहां पे बैठेगा, जिनको मैं आज बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठेंगे, मुझे लगता है कि जो आदमी एक स्टेट से उभर कर बाहर आया हुआ है, जिसको राज्य की एक अस्मिता क्या होती है जिसको मालूम है, जिस आदमी को मालूम है, राज्य के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो उनको मालूम है, मुझे लगता है कि जो गुजरात की अस्मिता समझ सकता है आदमी, वो महाराष्ट्र की अस्मिता भी समझ लेंगे। आपका जो एक बड़ा डिफरेंस है नरेंद्र मोदी की राय में और आपकी राय में, आप विरोध करते हैं बाहर के लोगों का अंदर आना, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे राज्य का जो विकास हो रहा है वो बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। देखिए, तो नरेंद्र मोदी अगर पीएम बने तो हो सकता है कि आपसे डिसएग्री करें इस मुद्दे पर। आपको मैं एक बार ये पूरा जो मेरा मुद्दा है ना, आप जो बोल रहे हैं बाहर के लोगों को मैं विरोध कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं, ये परसेप्शन जो आपका है वो पहले आप मेरे से ठीक से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। उसके लिए मैं आपको एक अलग इंटरव्यू दूंगा। समझ रहे हैं कि आज गुजरात की पॉपुलेशन और महाराष्ट्र के पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो गुजरात का पॉपुलेशन आधा है। देश के प्रधानमंत्री को नहीं, पूरी बात सुनिए। वहां गुजराती कम्युनिटी जो है वो बिजनेस करना चाहती है,
ओके, वहां पे वर्कर्स मिलना बहुत कठिन होता है कि उनके डीएनए में ही बिजनेस है। तो समझ गया मैं आपकी वो किसी वहां पे अगर कोई उद्योग आता है, वहां पे कोई बिजनेस आता है, वहां पे कोई इंडस्ट्री आती है, तो वहां काम करने के लिए जाएगा, अदरवाइज उनकी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। यहां पे उल्टा है थोड़ा, यहां की स्थिति अलग है। तो दो राज्यों की एक मानसिकता होती है, वहां के समाज की एक मानसिकता होती है, उसमें अगर डिफरेंस हो, उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मुझे लोग चाहिए, तो उसका काम है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री चलानी है वहां पे। किसी को काम करने से आपत्ति नहीं आती, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली आप ये सारी चीजें कर रहे हो, उसके बाद में स्टेटमेंट्स कर रहे हो, बाकी सारी चीजें, ये अबू आजमी यहां पे महाराष्ट्र में 2 जगह से चुन के आता है। आप वहां पे, मैं आपको लेके जाता हूं, आप पूछ लीजिए वहां पे रहने वाले लोग कौन है, उत्तर भारतीय। तो इन लोगों का ये जो सारा, जो क्या बोल रहे हो उसको, जिस तरह से इनकी जो राजनीति चल रही है, मुझे लगता है मेरा विरोध उसको है, उसको रहेगा। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री बन गए, जैसे मान लीजिए भविष्य, मैं विधानसभा के पहले भी आपको इंटरव्यू दूंगा, लेकिन आप अगर बन गए तो ये जो आप चीजें बता रहे हैं, इसका क्या स्टेटस रहेगा? इन सारे लोगों का स्टेटस क्या रहेगा? अबू आजमी को आप यहां रहने देंगे या भगा देंगे? मुझे लगता है ये विधानसभा के पहले मैं आपको इंटरव्यू दूंगा और बताऊंगा। एक सवाल और, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? जब मौका आएगा तब देखूंगा। कभी आपके दिमाग में ये बात आई कि विधानसभा या लोकसभा वाला? अभी तक नहीं आई, लेकिन जब मौका आएगा तब देख लूंगा। 11 की बजाय इस बार आपने 10 सीटें लड़ी। पिछली बार 11 लड़ी, इस बार 10 सीटें लड़ी। पार्टियां बढ़ती हैं आगे, आप 1 सीट कम पे लड़ रहे हैं, उसकी कोई खास वजह है? देखिए, बात यह है कि मैं 48 सीटें भी लड़ सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कितनी सीटें लड़ी ये आप मुझे सिर्फ 22 तारीख को तक पूछेंगे, लेकिन 16 मई को कितनी सीटें चुन के आई ये आप पूछेंगे। सो मुझे रिजल्ट देने हैं, मैं रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूं, कुछ चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। उसके लिए अगर मैं ज्यादा सीटें लड़ता तो शायद मैं फोकस नहीं कर पाता, या शायद मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। सो मैंने कितनी सीटें लड़ी इसका कोई मतलब नहीं होता, किसी भी पार्टी ने कितनी सीटें लड़ी इसका कोई मतलब नहीं होता। फाइनल जब निर्णय आता है तब कितनी सीटें चुन के आई, मुझे लगता है कि उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर होती है। पिछली बार 0 था, इस बार खाता खुलेगा आपका? मुझे 100% यानी कि मालूम है ये खुलेगा। आप युवा नेता हैं, एक और युवा नेता की आजकल बात हो रही है, वो है राहुल गांधी। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने ही नरेंद्र मोदी का काम थोड़ा आसान कर दिया है? हाँ, दिख तो रहा है, वैसे दिख तो रहा है। मुझे जिस तरह से कुछ चीजें लगती है, मुझे लगता है कि उनको बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, ऐसे लगता है मुझे। राहुल गांधी के लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास? नहीं, कुछ नहीं, मैं कौन होता हूं उनको सिखाने वाला। एक चर्चा कांग्रेस में यह भी थी कि राहुल गांधी की बजाय अगर प्रियंका गांधी को वो लोग सामने लाते तो प्रियंका गांधी ज्यादा मददगार साबित हो सकती थी। आपको ऐसा लगा? देखिए, मेरा कभी उन दोनों से कभी मिलने का भी संबंध नहीं आया, मैं कभी मिला नहीं हूं, लेकिन एक अगर दोनों के बीच में अगर एक बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो प्रियंका गांधी के पास वो दिखती है, लगता है वो। हम लोग और क्या देख सकते हैं टेलीविजन पे या तो कुछ तो, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज में पता चलता है कि एक शार्पनेस है या कुछ है, तो बाकी तो भगवान जाने। ये 8 साल में आपको कहीं ये रियलाइजेशन हुआ कि आपने भी कुछ गलतियां की हैं अपनी राजनीति में और आपको उनको कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है? यू नीड टू वर्क ऑन योर इमेज। जैसे मैं सोच रहा था बीच में कि मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम आप हंसे कब थे? आपकी जो एक इमेज बनी है वो एक एंग्री यंग मैन वाली इमेज बनी है, जो कि हमेशा गुस्से में रहता है। वो भाषण में भी उसका गुस्सा दिखता है। नहीं, कैसे है सिचुएशन, नहीं कैसे है, बहुत बार हंसता हूं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया होगा शायद। लेकिन सिचुएशंस यानी कि आपके इर्द गिर्द जो माहौल रहता है वो माहौल आपको भड़काता है, और वो शायद वो चीजें मेरे चेहरे पे झलकती होगी। तो ऐसी नहीं बात कि कोई मैं कभी हंसता नहीं हूं, बिल्कुल हंसता हूं। क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, उसमें भी आप बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं परेशान कभी नहीं सुनना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान मैं कभी होता नहीं। बात यह है कि उसमें कंटेंट नहीं होता। बहुत बार कुछ लोग सवाल पूछते हैं, जैसे मैंने अभी, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, इतने टाइम से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं,
लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए होती है, जिनको सिर्फ सामने वाले को इरिटेट करना है, फिर ऐसे लोगों को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने लिए आपने सोचा कुछ कोर्स करेक्शन कि आप कैमरे वाली राजनीति थोड़ी कम कर देंगे? कैमरे वाली मतलब जिसमें कि आपके कार्यकर्ता टीवी चैनलों को बहुत फुटेज देते हैं जो कि वो चला सके। नहीं, देख, आप खुद को ऐसे मत समझो कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत निस्वार्थी हैं, आपको कुछ जरूरत नहीं है इन सारी चीजों को, बस लोग देखते ही जा रहे हैं हमारा चैनल। ऐसे नहीं है। आप जिस तरह से हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं ना, तो एक बार आपने भी गिरेबान में झांक के देखो। नहीं, पर आपके साथ क्या है, आपने उसको डिकोड कर लिया है। अब आप समझ चुके हैं कि टीवी चैनल को क्या चाहिए, और इसीलिए सबको मालूम है आपको क्या चाहिए। इसीलिए आप अपने आंदोलन को वैसा स्वरूप देते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करता मैं। देखिए, मैं आंदोलन तो करता हूं, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं करते। बाकी लोग तो कुछ भी नहीं करते, तो कुछ ना करूं क्या? नहीं, करिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करिए। तो मैं शुरुआत शांतिपूर्वक ही करता हूं। अन्ना हजारे की तरह आप करिए। नहीं, अन्ना हजारे वो फॉर्मूला अलग है, मेरा फॉर्मूला अलग है। मैं ये चाह रहा था कि इस इंटरव्यू को हम आपकी मुस्कुराहट के साथ खत्म करें। तो हमारे दर्शक तो भूल ही गए होंगे कि आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुरा के आप कुछ बताइए कि आप क्या क्या करेक्शन करने वाले हैं। अभी आपने सोचा है कि अब नया बेहतर पैक में राज ठाकरे कैसे आएगा? बेहतर पैक इसको हम कहते हैं। नहीं, मैं मेरा काम करते रहता हूं, मैं जैसे हूं वैसा हूं। ऐसी कोई सोच के मैं भड़कता नहीं और सोच के कुछ हंसता नहीं। जब मुझे हंसी आती है तब मैं हंसता हूं, जब गुस्सा आता है तब गुस्सा आता है। उसका कुछ ये सारी चीजें सोच के नहीं होती ना। और यू जस्ट वांट टू हैव द लास्ट लाफ। ठीक है राज जी, विद दिस लास्ट लाफ, थैंक यू सो मच। मजा आया आपसे बात करके।